बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हम एस्से के अंदर जो है वो आउटलाइन को कैसे बनाते हैं। देखिए, अभी मैं फुल फ्लेज आपको एस्से की तैयारी तो ऐसा सच नहीं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है ना किसी भी एस्से को लिखने का, या ये समझ लें कि सबसे मेन जो होता है पूरे एस्से के अंदर, वो उसकी आउटलाइन होती है। जो एग्जामिनर है वो जब चेक करने लगता है तो सबसे पहले वो आउटलाइन को देखेगा। कुछ लोग होते हैं वो आउटलाइन लिखते ही नहीं है, उनका ऐसे फिर भी पास हो जाता है, लेकिन ये याद रखिए कि जो अच्छी आउटलाइन बनाता है उसकी पासिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, आपने कई दफा नोट किया होगा कि एग्जैक्टली 40 मार्क्स आते हैं कुछ लोगों के। तो देखें, ये एग्जामिनर ने ना मे भी ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इतने मार्क्स आउटलाइन के देगा, वो इतने मार्क्स आउटलाइन को फॉलो करने के देगा, इतने मार्क्स आर्गुमेंटेशन के देगा, इतने वो मार्क्स जो है वो मिस्टेक्स ना करने के देगा। ठीक है, तो उसने हर हर चीज के ना मार्क्स रखे हुए हैं। तो अगर कोई बेसिक चीजों को पूरा करता है ना तो उसके पूरे 40 मार्क्स आ जाते हैं। उसकी जो कमी कोताही होती है वो पूरे 100 में से बाकी नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर उसने ऐसे के स्ट्रक्चर को लिखने के जो सेट पैटर्न है उसको फॉलो किया हुआ है तो वो उसको मार्क्स दे देते हैं पूरे 40। ठीक है, तो आउटलाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आउटलाइन की कितनी अहमियत है, ना सिर्फ ऐसे के अंदर बल्कि जो आपके जनरल सवालात आते हैं उनकी भी एक आउटलाइन जो है वो रफ सी आप बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे की आउटलाइन कैसे बनाते हैं इसको डिस्कस करते हैं। स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने करना क्या है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। आपने पास पेपर्स के एसेज ले लेने हैं, ठीक है, जो आपको सबसे इजी लग रहे हैं ना। सबसे पहले आपने वो स्टेटमेंट लेनी है और उसको चैट जीपीटी में लिखना है कि इसकी मुझे आउटलाइन बना के दो। स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है आप जहन में रख लें या नोट कर लें कहीं पे भी कि मेक, चैट जीपीटी के अंदर लिखना है आपने कि मेक एन आउटलाइन ऑफ एसे। ठीक है, रेशो का साइन डाला है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक लिखना है, टॉपिक का नेम जो एसे का नेम है। ठीक है, तो वो उसको खुद ब खुद जो एसे का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको ब्रेक डाउन करके उसकी जो एक जनरल सी आउटलाइन है वो आपको बना के दे देगा। अगर आपका कोई सवाल पाकिस्तान फोकस्ड आप लिखना चाहते हैं तो साथ आप मेंशन कर दें कि ये यानी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इस एसे को लिखना है। ठीक है, तो आप जितना उसके लिए इजी बनाएंगे वो उतना ही आपके लिए इजी या क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये स्टेटमेंट उसको कहें ना कि बना दे, तो फिर आपने ऑब्जर्व करना है। ये शुरू वाले स्टेप्स हैं, शुरू वाले डेज में जब आप एसए की तैयारी शुरू करें तो आपने क्या करना है कि एसए की ब्रेक डाउन को देखना है कि उसने कैसे ब्रेक डाउन किया। यानी एक स्टेटमेंट थी जो नजर कुछ आ रही थी, जबकि उसमें से उसने कैसे मुख्तलिफ चीजें निकाल कर कैसे एक स्टेप वाइज चीजों को बनाया हुआ है। ये ऐसे जो आउटलाइन है ना, ये आप कोशिश करें चैट जीपीटी से ही बनवाएं, क्योंकि जो गूगल का बार्ड एआई है वो उसका स्ट्रक्चर मुझे तो इतना पसंद नहीं आया। हालांकि वो इसी तरह का ही तकरीबन होता है, लेकिन जो चैट जीपीटी है वो बिल्कुल जो सी एस एस पी एम एस का ऐसे होता है उसके मुताबिक सही करके बना के देता है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि उसने उसको ब्रेक डाउन कैसे किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप 10 या 12 पास्ट पेपर्स के एसेस को ऑब्जर्व कर ले, उनकी आउटलाइंस बनाकर, एक ही दिन के अंदर नहीं करना, ये एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 आउटलाइंस उनको ऑब्जर्व करें। ठीक है, उनकी हेडिंग चाहे तो सेव कर लें या वो आउटलाइन सेव कर लेंगे यहीं पे, लेकिन आपने जो मेन चीज करनी है ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, फिर आपने 10 दिन के बाद क्या करना है, एक नया एस्से लेना है, इंतहाई इजी वाला ही सही, लेकिन आपने फिर उसको ब्रेक डाउन करना है और खुद से उसकी बनानी है आपने आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन जब आप बना लेंगे तो फिर उसको आप टाइप करें और लाजमी चैट जीपीटी से आपने क्रॉस चेक करवाना है। ये याद रखें कि अगर आप आउटलाइन खुद बनाएंगे और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते जाएंगे ना, तो शुरू में आपकी 15 गलतियां निकलेंगी, अगली दफा 10 निकलेंगी, उससे अगली दफा 5 निकलेंगे, करते करते आप जीरो पे आ जाएंगे, यानी एक दो ही मिस्टेक्स होंगी। तो जहां पे आपके 40 मार्क्स, 35, 28 मार्क्स बनते होंगे, वहां पे वो 40, 45, 50 की तरफ भी ऐसे के अंदर मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक जिसके अंदर आप अपनी गलतियां जो है वो करेक्ट करते जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपने फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन और करेक्शन तो आपने कर लिया, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने एक वीक के अंदर ना मैक्सिमम 3 आउटलाइंस जो है वो खुद से बनानी होगी। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, एक मंथ रह गया, तो फिर आप 5 जो आउटलाइंस हैं वो एक वीक के अंदर बना लें, यानी डेली एक भी बना लें तो आपके लिए इनफ होगा। लेकिन याद रखें, आउटलाइन हाल ही है चैट जीपीटी के अंदर से जाके बनवा नहीं लेनी। आपने आउटलाइन को ऐसी बनानी है, ये चाहे तो चैट जीपीटी की मदद लेकर बना लें, लेकिन आपने फिर उसको नोट डाउन करते हुए ऐसे नोट करना है कि जो आप पॉइंट्स एक्सप्लेन बाद में कर सके। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वह लिखे भी पॉइंट्स, अभी सिर्फ ये कि जो पॉइंट आपको लगता है कि इसके ऊपर अगर आपको मटेरियल मिल जाए
या आपको डाटा मिल जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स आपने की पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको चैट जीपीटी से क्रॉस चेक करवाना है। एक दिन के अंदर एक ही करें इनफ है, लेकिन क्रॉस चेक जरूर करवाएं, क्योंकि उससे आपकी मिस्टेक्स निकलेंगे। वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा, आप इस तरह स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, आपने इस तरह ये गलती की है। या वो कहेगा कि इसमें ये पॉइंट्स भी ऐड कर दो, या वो कहेगा कि ये पॉइंट जो है वो अननेसेसरी है, ठीक है। या वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या बाकी चीज़ों की मिस्टेक्स भी निकालता रहेगा साथ साथ। तो आप यानी प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते जाएंगे, हर दिन आपके अंदर कोई ना कोई नई चीज ऐड होती जाएगी। फिर आप एंड में क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसे सारे खत्म हो जाएं तो फिर आप खुद से एक स्टेटमेंट बनाएं। कोई भी करंट सिचुएशन देखें, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ कि आप यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ऊपर लिखें, या लिखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक स्टेटमेंट बनाएं और उसके ऊपर आउटलाइन बनाना शुरू कर दें। हॉट टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर आए हुए होते हैं, यूट्यूब के ऊपर हॉट टॉपिक्स होते हैं, फेवरेट टॉपिक्स, कोई ना कोई उनमें से क्लिक हो ही जाता है। तो आपने वो सारी स्टेटमेंट्स लेकर ना आपने खुद से उनको बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर आउटलाइन। और उसके बाद उसको याद रखिए, ये चीज आपने हर जगह पे करनी है, क्रॉस चेक। जो ये क्रॉस चेक को मिस कर देगा वो पछताएगा बाद में, क्योंकि उसकी गलतियां फिर पक्की होती जाएंगी। तो क्रॉस चेक करते रहे, एक दिन के अंदर एक भी इनफ है। हालांकि ये जो आउटलाइन वाला मैंने आपको तरीका बताया चैट जीपीटी से आपको 5 मिनट में बन जाएगी, लेकिन क्रॉस चेक जब आप खुद बनाएंगे तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा, या पहले दिन हो सकता है घंटा लग जाए। लेकिन उस घंटे के बाद आप 15-20 मिनट लगा के उसको टाइप करें और उसको चेक करवाएं। जब आप चेक करवाएंगे चेक, तो वो एक मिनट के अंदर कर देगा। अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करें, आपने हार्डली शुरू में 1.5 घंटा, बाद में करते करते 1 घंटे तक वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें। अभी मैं आपको ना आगे चल के एक सैंपल ऐसे बना के दिखाता हूँ, जो मैंने चैट जीपीटी से ही जिसकी आउटलाइन बनाई है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा है, आपने ज्यादा डाटा के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर देखना है कि आउटलाइन कैसे होती है, कैसे उसने उसको ब्रेक डाउन किया है। इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रख के उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है। अभी चलते हैं उस एसे की तरफ। अच्छा जी, एसे की स्टेटमेंट है हमारे सामने, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये मैंने एसे लिया है सीएसएस का, जो 2024 का अभी लेटेस्ट एसे आया है, उसके अंदर से ये मैंने एक एसे लिया है। ये सबसे आसान था उसके अंदर। बहुत से कैंडिडेट्स ने इसको नहीं लिया क्योंकि ये एक छोटी सी स्टेटमेंट नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा डाटा छुपा हुआ है कि आप इसके ऊपर सबसे ज्यादा पेजेस वाला डाटा लिख सकते थे मेरे मुताबिक। बाकी हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, यानी आपने पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के पाथवेज बताने के क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने आउटलाइन बनानी कैसे है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो मेन बात हो रही है प्रॉस्पेरिटी, चाहे तो उसकी डेफिनेशन दे दें, वरना जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन देना, ठीक है। यहाँ पे उसने चैट जीपीटी ने बता दिया कि आप डेफिनेशन दे दें प्रॉस्पेरिटी होती एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अगर आप नहीं भी देते तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर पाकिस्तान की हेडिंग दे दें। ना भी देना तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग, और उसके अंदर जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा ना, यहाँ पे उसने थीसिस स्टेटमेंट को लिखा है ओवरव्यू ऑफ एसे स्ट्रक्चर। तो थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअल में एसे का ओवरव्यू या एसे का क्रक्स होता है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, उसका थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग यहाँ पे ए पॉइंट देकर थीसिस स्टेटमेंट जो आपका बनता है वो आपने लिख देना। थीसिस स्टेटमेंट आपके जितने पॉइंट्स होंगे ना, वो उनका एक कंक्लूसिव सा एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। फिर आपने डायरेक्ट मेन टॉपिक को हिट करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई सजेशंस वाला काम तो है नहीं, इसके अंदर डायरेक्ट पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। आप चाहें तो शुरू में एक हेडिंग देकर उसमें 2-3 पॉइंट्स ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी यानी क्यों जरूरत है इस चीज, यानी भी पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। लेकिन बेटर अप्रोच ये कि इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट इस टॉपिक के ऊपर आ जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डाटा प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए एक तरीका है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट करके फिर उसमें सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं, जितने भी आपके जहन में आते हैं पाथवेज, यानी जितने भी आपको लगता है कि इन इन चीजों पे अमल करके पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन बेटर अप्रोच क्या है किसी भी सवालात के अंदर भी, कि आप उसको ना मेन हेडिंग के अंदर ब्रेक डाउन करने। इकोनॉमिक पाथवेज आ जाते हैं, सोशल पाथवेज आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल आ जाते हैं, ठीक है, गवर्नेंस के आ जाते हैं, एजुकेशन के आ जाते हैं, हर तरह की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उनमें फिर आप सब हेडिंग्स ऐड कर दें तो आपका डाटा इस तरह ज्यादा फैल जाएगा। अब इसने यहाँ पे इकोनॉमिक पाथवेज का दिया है, तो जब सबसे पहले वो बात करेगा तो इकोनॉमिक पाथवेज से बात करना शुरू करेगा कि
इकोनॉमिक पाथवेज के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका एक पैराग्राफ लिख देगा वो। फिर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूज़ करें, इरिगेशन रिफॉर्म्स करें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे पैराग्राफ में। फिर इसी तरह ये तीसरे पैराग्राफ के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का चौथा पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, तो जब वो आउटलाइन को मेजर ऑब्जर्व करेगा ना एग्जामिनर, और साथ ही वो आपके पेपर को देखेगा, तो वहाँ पे स्टेप वाइज आपने इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा, तो वो आउटलाइन के भी आपको पूरे मार्क्स देगा। और जो ऐसे के अंदर आपने आउटलाइन फॉलो की है, अगर आपने डाटा ठीक लिखा है, यानी टेक्निकली चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, टेक्निकली मीन्स ग्रामर और जो उसके अंदर कंटेंट है वो सारा ठीक लिखा हुआ है, तो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। फिर आ जाते हैं सोशल पाथवेज, इसके अंदर उसने हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट। अब देखें ये अगर हम चाहते हैं ना, तो हम इसको, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे ही कीचड़ मचा देंगे कि यहाँ पे एडिंग देंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल, साथ ही हेल्थ केयर, ये सारी इस तरह भी आप कर सकते हैं कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह करके आप दे सकते हैं, क्योंकि मेन हेडिंग्स के अंदर तो आपने सारी एक एक पैराग्राफ जिस जिस पे लिखना होगा उसकी सिंगल एक हेडिंग दे दें तब भी इनफ होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि जो देखते साथ ही आपको पता चल रहा है कि ये शख्स जो है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक पाथवेज की बात करेगा, वो देखेगा इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ह्यूमन की बात हुई है, वहाँ 4 पैराग्राफ देखेगा यही लिखे हुए, कोई गलती नहीं है, तो वो इसके करेक्ट मार्क्स दे देगा। फिर सोशल पाथवेज आ जाएंगे, जेंडर इक्वालिटी की बात आपने की है, एजुकेशन है, पॉवर्टी एलिविएशन है, ठीक है, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट है, ये सारी आपने सोशल में लिख दी। उसके बाद एनवायरमेंटल पाथवेज है कि एनवायरमेंट भी ज़रूरी है, ज़रा अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, तो सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, फिर एनवायरमेंट की कंजर्वेशन है, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। फिर गवर्नेंस, ये मेन चीज़ है, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल पाथवेज, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है कंट्री में, फिर गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे ना जब, तो आपके तकरीबन 12 से 15 पैराग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, आपने कम से कम इतने ही 10 से 12 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आप 10 आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं ना मेन बॉडी के अंदर, ठीक है, एक कंक्लूजन होगा, एक आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो ये तकरीबन 12 से 14 पैराग्राफ आपके बन जाते हैं। CSS के अंदर आपके तकरीबन 18-19 लिख लें, PMS के अंदर 11-12-13 पैराग्राफ आप लिखे तो आपके लिए इनफ होगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे कम टाइम के अंदर, लेकिन टेक्निकली साउंड, उसके बाद आउटलाइन को फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि हम आउटलाइन के अंदर कितनी चीज़ें ऐड करें, यानी हमारे पेपर की लेंथ का तो हमें अंदाजा ही नहीं होगा। तो ये अंदाजा आपको तब होगा जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे। जब आप ऐसे ही सारा स्ट्रक्चर फॉलो करके आप पूरा 2 घंटे के ऐसे लिखेंगे ना, हो सकता है आप यहाँ तक पहुंचे तो आपके 2 घंटे पूरे हो जाए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को स्किम करना शुरू करेंगे कि मैं कैसे एक तो लेंथ भी कम करूं, अगर मैंने ज्यादा लिखना है तो मैं चीजों की लेंथ कम कर सकता हूं, अगर मैंने कम करना है तो मैंने चीजों की लेंथ को बढ़ा देना। यानी एक पैराग्राफ है ना, हो सकता है आप 10 लाइन्स का पैराग्राफ लिखें, लेकिन अगर आपने ज्यादा पैराग्राफ्स लिखने हैं तो एक 10 का लिखेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि उसको 5 या 6 लाइन्स का लिख के उसी की जगह एक और पैराग्राफ आप ऐड कर देंगे, तो आपके पैराग्राफ्स या आर्गुमेंट्स की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि अगर आपने लेंथ ज्यादा करनी है तो आपको जो आर्ग्यूमेंट्स है वो फिर कम करने पड़ेंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आपको पैराग्राफ की लेंथ कम करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा आपके राइटिंग एक्सप्रेशन के ऊपर कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आपने सबसे ज़्यादा देना है टाइम, एक सिंगल पूरे पेज के ऊपर आपकी इंट्रोडक्शन आ जाए तो वो इनफ होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्लूजन भी जो है वो तकरीबन 1 पेज का ही होना चाहिए, वो आपके रीकैप ऑफ जो आपकी जितने पॉइंट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करेगा शॉर्ट कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक हैं और ये उनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एंड में जो है सजेशन जो है वो कंक्लूजन के अंदर कोई सजेशन वाली लाइन एंड में, सबसे एंड में आपने जाके ऐड करनी, कंक्लूजन के अंदर कोई नई बात नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपने अपने एस्से की आउटलाइन बनानी है। जिस तरह मैंने बताया उसी तरह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी यानी 4 to 5 सिटिंग्स के अंदर, यानी एक ही दफा नहीं 4 to 5 सिटिंग्स के अंदर आपका बिल्कुल इसी टाइप का ना आपकी आउटलाइन बनना शुरू हो जाएगी। आउटलाइन के लिए आपने 2 से 3 पेन यूज करने हैं, एक कोई मोटी हेडिंग वाला, ठीक है, फिर एक सब हेडिंग वाला जो बेशक ब्लू हो लेकिन थोड़ा सा बारीक हो, इससे थोड़ा सा बारीक, और ये सबसे बारीक हो। ठीक है, ताकि जो मेन हेडिंग है, ठीक है, उसके अंदर सब हेडिंग है और उसके बाद सब हेडिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको आउटलाइन के अंदर किसी भी तौर पे प्रॉब्लम नहीं होगी।
आउटलाइन के अंदर आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं उसके लिए हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एक ऐसे रखेंगे, उस पर देखेंगे कि आइडियाज कैसे आएंगे। फिर हमने उसकी लाइव जो है वो एक आउटलाइन तैयार करनी है, मैं तैयार कर दूंगा और फिर वो आप उसको देखिएगा। आपने उसी पैटर्न के मुताबिक करना है, वरना आप खुद इसके मुताबिक अगर शुरू हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट पेपर के जितने एसेज हैं वो कवर कर लें, जो न्यू एसेज हैं, फिर टॉप 20 एसे या 24 एसेज की एक बुक मिलती है वो आप कर लें। डाटा उसके अंदर लिखा होता है, उस डाटा को आज के डाटा के मुताबिक कंपेयर करके उसमें नई वैल्यूज ऐड करें जो आजकल की चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आपको ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन विद आर्ग्यूमेंट विद सॉलिड, यानी जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे विद कोटेशन, जो है वो आपको डाटा बना बनाया मिल जाएगा। बस आपने एक चीज करनी है कि एसे की प्रैक्टिस वैसी करनी है जैसे, यानी आउटलाइन की प्रैक्टिस वैसी करनी है जैसे आपने एसे लिखना है। ये ना हो कि आप इतनी ज्यादा आप बड़ी आउटलाइन बना दें और उसको फिर एसे के अंदर समो ना सकें। ठीक है, अगर कभी आपने बड़ी बना दी है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, मोर ओवर लगा के या एडिशनली करके, कि एडिशनली ये वाला पॉइंट भी मैं डिस्कस कर दूंगा, और इस तरह करके आपने चलना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी टोन ये होगी कि ये ऐसे फोकस करता है इन 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 पॉइंट्स के ऊपर, ये उनकी वजूहात हैं, यानी ये उसके आउटकम्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ये सब चीज। और कंक्लूजन की होगी कि इस एसे ने एम्फसाइज, इस एसे ने रिव्यू किया है इन इन पॉइंट्स का और उनका ये फाइंड आउट किया सोल्यूशन और ये उसमें इफेक्ट्स देखे। तो ये टोन जो है ना, आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, बस इस तरह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका इंग्लिश एसे जो है वो आराम से आउटलाइन आपकी बन जाएगी। थैंक यू।